વિરામ બાદ ફરી સ્વાગત છે આપનું ક્લોઝિંગ બેલમાં ને શોમાં આગળ વધીએ તો આપણી સાથે વરિષ્ઠ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम अपने साथ जोड़ाई गया है। सुनील जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले जो ये बाजार में हमने गिरावट देखी है, क्या रीज़न आप देख रहे हैं? Q2 अर्निंग्स तो हमने देखे हैं कि अनुमान से थोड़े बुरे रहते हुए दिखे हैं। एफआईआईज जो कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं मार्केट को? और ये जो हमने गिरावट देखी है उसके रीज़न क्या रहेंगे सर? देखिए, गिरावट खाली एफआईएस की बिक्री के कारण है। तो एफआईएस दिसंबर तक उनका प्रॉफिट बुकिंग का भी माहौल रहता है, वो एक बात है। सेकंड, अभी एक ट्रम्प ट्रेड चल रहा है अमेरिका में, तो नेचुरली एक तरफ उनका जो प्रो बिजनेस अप्रोच है, तो अमेरिकन बिजनेस की बहुत एक उम्मीदें बहुत बढ़िया है, तो इसलिए वापस अमेरिकन स्टॉक मार्केट में थोड़ा पैसा निवेश हो रहा है। तो एफआईएस इस पीरियड में जहां पे उनको प्रॉफिट बना है, जैसे आपको पता है कि सितंबर के महीने में जब एफआईएस की सेलिंग शुरू हुई थी एंड सितंबर में, तब करीबन निफ्टी का एक साल का रिटर्न 27% था। अब गिर गई है क्योंकि सेलिंग हुआ है, मगर प्रॉफिट इंडिया में ही उनको ज्यादा बना है। तो नेचुरली वो जब डाइवर्ट करेंगे अपना पैसा, जहां पे प्रॉफिट है उसको बुक करके अपने देश में निवेश कर रहे हैं। तो यही कारण है इसका। तो ये ट्रम्प के जो इनिशियल अनाउंसमेंट्स है वो सब सपोर्टिव है। उन्होंने जो इलेक्शन जीतने के लिए जो बात कही थी उसके हिसाब से अपना टीम चुन रहे हैं, ये चुन रहे हैं, तो माहौल उधर बढ़िया बन रहा है। तो इसके कारण अब एक इंडिया की ओर, क्योंकि एक आपने बताया ना कि वैल्यूएशंस की बहुत एक सोच है, क्योंकि अर्निंग सीजन अच्छी नहीं रही है, वो सबको पता है। तो इसलिए वो थोड़ा देख रहे हैं कि अब फेस्टिवल सीजन यानी दिवाली का नंबर्स अभी नंबर्स में नहीं है, क्योंकि सितंबर क्वार्टर के नंबर है। तो मेरे ख्याल में जब ये जनवरी से आपको ये क्वार्टर के नंबर आ जाएंगे तो शायद बेहतर अर्निंग्स भी सामने आएगी। तो मेरा ख्याल में जनवरी में ही आप एक एफआईएस की जबरदस्त वापसी देख सकते हैं। तब तक वॉलिटिलिटी रहेगी एफआईएस फ्लोज के अंदर। सेकेंड चीज जो हमें याद रखना चाहिए कि एफआईएस बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा है, मगर वो तुरंत जाके खरीदारी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि अर्निंग सीजन ठीक नहीं थी, उनको भी पता है कि वैल्यूएशन ज्यादा है, और इसीलिए वो वेट कर रहे हैं। गिरने दो, साइडलाइन में वेट करें। तो म्यूचुअल फंड की कैश बैलेंस भी रिकॉर्ड बैलेंस में है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने भी बहुत पैसा दिया है म्यूचुअल फंड वाले को, तो पैसा बहुत है, मगर वो गिन गिन के चुन चुन के स्टॉक खरीद रहे हैं जहां पे गिरावट ज्यादा हुआ है। तो वॉलिटिलिटी जारी रहेगी, क्योंकि इनके पास गन पाउडर है खरीदारी करने के लिए, मगर उसको कब इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ी दिन के बाद ही, वो देखते देखते कितने गिरावट आती है। क्योंकि अल्टीमेटली आज जो पैसा उनको मिल रहा है उससे उनको रिटर्न दिलवाना है निवेशकों को। तो नेचुरली बाय लो सेल हाई बनता है, तो वो भी वेट कर रहे हैं कि अच्छे दाम में हम अच्छे स्टॉक को खरीदें। तो मेरे ख्याल में ये वॉलिटिलिटी जारी रहेगी, बट बहुत भयंकर गिरावट आने से म्यूचुअल फंड वाले प्रोटेक्ट कर लेंगे मार्केट को। तो एक हाई वॉलिटिलिटी बट बहुत डीप करेक्शन मैंने एंटिसिपेट कर रहा हूं, मगर मार्केट में एक उछाल या एक जबरदस्त वापसी आप एफआईएस की वापसी से ही देख सकते हैं। એટલે જો એક બહુ મોટો ઘટાડો તો નથી આવવાનો બજારમાં, પણ સામે તમને કોઈ બહુ મોટી તેજી પણ આવવાની અપેક્ષા નથી। लेकिन असुली जी, हम बात करते रहते हैं हमेशा, और इससे पहले जब हम बात करते थे सितंबर मंथ तक, तब हम लोग एक डिस्कशन बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे कि वैल्यूएशन मार्केट का बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो रिसेंट टॉप बना है, हाई बना है, उससे मार्केट लगभग 10 to 11% जितना हमें करेक्ट होता हुआ दिखा है। तो क्या ये करेक्शन में वैल्यूएशन भी थोड़े बहुत करेक्ट हुए हैं? क्या अभी आपको जो स्टॉक्स जिस लेवल पे आजकल ट्रेड कर रहे हैं, क्या वो आपको अभी भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं? देखिए, अगर आप अर्निंग्स की डाउनग्रेड हुई है इस साल की, अभी सिंगल डिजिट ही अर्निंग्स ग्रोथ सामने दिख रही है, तो उस हिसाब से इस अर्निंग्स डाउनग्रेड के पहले ही मार्केट ओवर वैल्यूड लग रहा था, राइट? तो नेचुरली अब दाम का करेक्शन हुआ है, मगर क्या काफी हुआ है ये बात अभी तक मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने जो खरीदारी की लास्ट मंथ, उससे मार्केट का गिरावट में एक स्लो डाउन आया था। अगर वो म्यूचुअल फंड नहीं खरीदारी करते तो और भी भयंकर स्लो डाउन हो जाता। तो मेरे ख्याल में अभी गिने चुने सेक्टर में अभी भी ओवर वैल्यूएशन जारी है, ओके? क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी ना कौन सी चीज को खरीदेंगे, वो एक तरफ
जो बहुत बढ़ गया है और गिर चुका है, शायद वो सोच रहे हैं कि और भी गिरने की उसकी क्षमता है, तो इसलिए वो सेफ सेक्टर को चुन रही है जहां पे माहौल ठीक है, जैसे आईटी। क्योंकि अगर अमेरिकन बिजनेस की नंबर्स अच्छी रहेगी तो आईटी में निवेश करेंगे तो हमारे आईटी सेक्टर के लिए अच्छी प्रॉफिट बनेगी, तो आईटी में एज ए डिफेंसिव वो वहां पे डाल रहे हैं। एडवांटेज क्या है इसमें कि जब एफआई की वापसी आती है, जब पैसिव फंड आते हैं तो नेचुरली आईटी में उनको एलोकेशन मिलेगा, तो उनको अगर सेक्टर रोटेशन करना हो तो आईटी को एफआईएस को वापस बेचकर वो अपना जो पसंदीदा स्टॉक है, जो करेक्शन ज्यादा हुआ है, उसको खरीद सकते हैं। तो ये टेम्पररीली एक सेफ्टी जोन में अपना पैसे को निवेश कर रहे हैं। अभी भी जहां पे बहुत जैसे डिफेंस जैसे सेक्टर जहां पे बहुत बढ़त हुआ था, गिरावट भी हुआ है, पर प्रॉब्लली मानना है कि और भी गिरावट सामने आ सकती है, इसलिए सावधान रहे ऐसी सेक्टर से। तो वहां पे मेरे ख्याल में क्योंकि म्यूचुअल फंड की सपोर्ट नहीं रहेगी तो और भी गिरावट आ सकती है गिने चुने सेक्टर में। ठीक है सर। और अगर सेक्टर जैसे आपने कहा कि अभी भी कुछ सेक्टर है जहां पर वैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा रहते हुए दिखे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में अभी जो करेक्शन आया है, कौन से सेक्टर आप ध्यान में रख रहे हैं, कहाँ पर फोकस करना चाहिए जहां पे वैल्यूएशन भी सही हो? इन्वेस्ट करने के लिए आप कौन से सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं? मेरे को ओवरऑल बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये वाला सेक्टर में मेरे को क्या है कि एक आप देखिए कि निफ्टी की रिटर्न और बैंक इंडेक्स की रिटर्न में देखिए बहुत डिफरेंस है। 5-6% कम दिया है रिटर्न बैंक निफ्टी ने, क्योंकि उतने चली नहीं है। मगर आने वाले दिन में आप देखेंगे स्टोरी क्या है इंडिया में। एक है हमारी जो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, उसके कारण कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आगे आके बढ़ेगी। एट द सेम टाइम कैपेक्स जो प्राइवेट सेक्टर अभी पूरा उसमें गिरा नहीं है, वो उतरेगा उसमें। तो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को फाइनेंस करने के लिए आपको बैंक लेंडिंग की जरूरत होती है। और तीसरी चीज होती है कि जो गवर्नमेंट ने पहले हाफ में जो अर्निंग सीजन आपने बताया कि उम्मीद से कम हुई थी, एक उसका मुख्य कारण है कि गवर्नमेंट ने अपना खर्चा कम करा दिया फर्स्ट हाफ में, कैपेक्स में और इसमें। तो सेकंड हाफ में मेरे ख्याल में क्योंकि बजट भी आने वाला है, उनको खर्चा करना होगा, तो जैसे ही गवर्नमेंट की खर्चा बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर बुक मिड एंड स्मॉल कैप कंपनियों को मिलती है, तो उनको भी ऑर्डर को फाइनेंस करने के लिए बैंक लोन की जरूरत है। तो मेरे लिए बैंक लेंडिंग आगे वाले दिन में, कॉर्पोरेट लेंडिंग स्पेशली बहुत अपटिक दिखाई तो अर्निंग्स अच्छी आएगी उनकी, और रिटर्न भी उनका उतना अच्छा नहीं बना तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी ठीक है। तो मेरे लिए सबसे उमदा सेक्टर अभी वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। और इसमें याद भी रखिए कि हम बैंक कहते हैं, मगर एक लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक होती है, माइक्रो फाइनेंस होती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है, डाइवर्सिफाइड प्ले है उधर भी। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि बीएफएसआई में आपको खाली लेंडिंग वाली बात नहीं है, वो आपको इन्वेस्टमेंट साइड वाली बात भी, जैसे एसआईपी बुक बढ़ रही है, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? बैंक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। इंश्योरेंस कंपनीज को फ्लोस मिलते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस को फ्लोस मिलेंगे, वेल्थ मैनेजमेंट को मिलेंगे। तो इससे आपको एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ का बैलेंस शीट यानी लेंडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों का बेनिफिट बीएफएसआई सेक्टर को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा वैल्यूएशन के तौर पर एक अच्छा सेक्टर है। એટલે જો આ બધા સેક્ટર પર ખાસ કરીને બેન્કિંગ, ફાઇનાન્સ, इंश्योरेंस જેવા સેક્ટર તમારે અહીંયાથી ફોકસમાં રાખવાના છે। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे डिस्कशन करने के लिए। જો આપણી સાથે અત્યારે બ્રિજેશ સિંઘ અને દેવર્ષ વકીલ જોડાયેલા છે। આજના દિવસમાં જે સ્ટોક્સ અને સેક્ટર આપણને બસ કરતા દેખાઈ રહ્યા છે એના પર એક વખત આપણે નજર કરી લઈએ તો જો આજના દિવસમાં આપણે એક એમએનએમના કાઉન્ટરની ચર્ચા કરી કે જ્યાં આગળ સારી એવી તેજી બનતી જોવા મળી રહી છે।